आपने बताया कि मैं 2 बजे अंदर पहुंच गया था। हमारे ट्रेन खटाना जी वो भी 2:30 बजे अंदर पहुंच गए थे। 2:10 पे हमारे राजौरा जी हरीश कुमार मादिपुर से, ये लोग 7 बजे तक अंदर भी रहे हैं। इनको पर्चे दाखिल नहीं, और बड़े दुख की बात है कि फीस जमा कर दी इन्होंने। उसके बावजूद जमील ने फीस जमा कर दी है, और आतिशी को जिताने के चक्कर में माइनॉरिटी को रोकने का जो काम किया है अरविंद जी के लोगों ने, ये मैं समझता हूँ कि वो फिर भी बचा नहीं पाएंगे। इस बार जमानत बचाना बहुत मुश्किल है। मैयत के साथ दफनाने के लिए जो लोग जा रहे हो 10 रुपए दें वहां पे, ये शर्म की बात है। हिंदुस्तान में, आजाद हिंदुस्तान में आप मैयतों के साथ जाने वालों से टैक्स ले रहे हो। शमशान की समस्या, शमशान आज तक वहां पर आपने एक वहां पे शमशान जिनका है उन्होंने बनाया थोड़ा सा कुछ चबूतरा वगैरह, उसको फौरन तोड़वा दिया गया। आपने क्यों नहीं रोका भाई जाके? आप विधायक किस काम के हो? पानी आप नहीं दे सकते, स्कूल आप नहीं दे सकते, बिजली आप वहाँ रोड नहीं दे सकते, आप सीवर का समाधान नहीं निकाल सकते, रोड का चौड़ा नहीं कर सकते, आप हॉस्पिटल नहीं दे सकते। आपने सिर्फ विधायकी इसलिए पाई है कि टैंकर माफियाओं को आप जन्म दोगे। माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ संगम बिहार के लोगों से कि इस 500,000 के लालच को छोड़ करके ज़मीनी मुद्दे जो हैं आप उनको एक बार हल करने के लिए वोट कर दें। मैं कमर अहमद, एनसीपी से मैं कैंडिडेट हूँ, घड़ी मेरा निशान है। मैं इंशाल्लाह वादा कर रहा हूँ कि किसी भी हालत में वहाँ की समस्याएं हैं, हर हालत में उसका समाधान निकाल के बहुत दिल्ली में वैसे तो ठंड पड़ रही, कड़ाके की ठंड, कोहरा भी है, बीच में बारिश भी हुई, जिसकी वजह से इस सर्दी के मौसम ने रफ्तार पकड़ ली। लेकिन सियासी पारा चढ़ा हुआ है। 2015 और 2020 के बाद 2025 में आम आदमी पार्टी दोबारा ताल ठोंक रही है, लेकिन इस बार उनके लिए राहें बेहद मुश्किल है। सत्ता में आना बहुत कठिन है डगर पनघट की। लेकिन यही नहीं है, इस बार दिल्ली चुनाव किसी महाभारत से कम नहीं है, क्योंकि एनडीए गुट के कई धड़े दिल्ली चुनाव में ताल ठोंक रहे हैं। और ऐसे में एनडीए का प्रमुख धड़ा महाराष्ट्र बेस्ड एनसीपी अजीत पवार गुट, वो पूरी ताकत के साथ में दिल्ली के इस महासमर में 70 में से 30 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुके थे। और उनका जमीनी ग्रास रूट बहुत ताकत के साथ पिछले कई महीनों से वो जमीनी तैयारियों में लगे हुए थे। मोरल हाई था, उम्मीदवार पूरी तरह से अपनी सीटों में कमर कसकर प्रचार में लगे हुए थे। लेकिन कल नामांकन का आखिरी दिन था। आखिर उनके 7 उम्मीदवारों के साथ नामांकन कार्यालयों पर अपने अपने ऐसा क्या घटित हुआ कि आज प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने आनन फानन में एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टेट कार्यालय पर बुलवा लिया। देखिए आखिर किस कदर खौफ में आकर प्रदेश प्रशासन ने अपने अपने क्षेत्र में एनसीपी के इन 7 कैंडिडेटों के नामांकन क्यों नहीं होने दिए। दो बजे मैं अपने 4 आदमियों के साथ पर्चा दाखिल करने के लिए वहाँ डीएम ऑफिस पहुँचा। तो पहुँचने पर एक पहला चेक पोस्ट था जहाँ पर मुझे कहा गया कि आप और अपने 4 आदमियों के साथ आप अंदर आइए। 2 बजे मैंने वहाँ अंदर घुसा। उसके बाद 2 मिनट लगे मुझे डीएम ऑफिस पहुँचने में। तो 2:02 पे या 3 मिनट पे रजिस्टर में मैंने एंट्री करके डीएम ऑफिस में मैं घुसा। उसके बाद AC 40 का जो रूम था, रूम नंबर 7, इसमें ओम प्रकाश पांडे जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, उनके गेट पे द्वार पे 2 अधिकारी खड़े हुए थे। मैंने कहा कि मुझे पर्चा दाखिल करना है। उन्होंने बोला कि अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं, आप कॉन्फ्रेंस रूम में जाके वेट कीजिए। मैंने कहा कोई प्रक्रिया है क्या? कोई टोकन देते हैं, टोकन दीजिए, कोई एंट्री करनी है एंट्री कीजिए। उन्होंने आप कॉन्फ्रेंस रूम में बैठिए, हम आपको बुलाते हैं।
तो मैं आधी घंटा तक वहाँ बैठा रहा। उसके बाद इधर उधर घूमता रहा। 3 बजे एक आवाज़ 2:50 पर एक अंदर से वो आए और बोले जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो सारे रूम के अंदर आ जाइए। उनका एक छोटा सा रूम है, उसमें उनके खुद के अधिकारी 5-7 अधिकारी बैठे हुए हैं। तो वो ऐसा कियोस हो गया वहाँ पे कि 5-7 लोग तो अंदर जा पाए, 2-3 लोग अंदर नहीं जा पाए। तो हमने कहा कि हम घुस नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप वेट कीजिए, आपका सबका लिया जाएगा, आप वेट कीजिए। हम उसी तरह उनकी बातों पे विश्वास करते हुए हमने वहाँ वेट किया। लेकिन 3:30 बजे जब हमने फिर कोशिश की तो उन्होंने बोला कि जो अंदर आ गए उनका फॉर्म लेंगे, जो बाहर आ गए उनका फॉर्म नहीं लिया जाएगा। झगड़ा करके आना है। मुझे ये बात समझ में नहीं आई। फिर मैं डीएम ऑफिस के मैंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने मुझे बुलाया। मैंने कहा सर आप वीडियो देख लीजिए, मेरी एंट्री है, मेरे साथ आदमी है, रजिस्टर देख लीजिए। अगर मैं 2 बजे यहाँ पे नहीं आया तो आप मेरा फॉर्म मत लीजिए, मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। मैं लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूँ, मैं आपसे ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। तो 6:30 बजे एसडीएम साहब की आँख खुली और उन्होंने अंदर बुलाया कि बताइए क्या बात है। मैंने कहा सर एनसीपी आपको बता चुका हूँ, 2 बजे का बता रहा हूँ कि मुझे पर्चा दाखिल करना है, मेरे डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट हैं। बोल जी आपका पर्चा नहीं ले सकते, हमारी मजबूरी है, क्योंकि 3 बजे आप अंदर नहीं आ पाए। तो आप देश का चौथा पिलर हैं। जब कोई हमारी बात ना सुने तो आप ही हैं जो हमारी बात को आगे तक पहुंचा सकते हैं। जनता की आवाज़ आप बन सकते हैं। आपकी आवाज़ जनता आप पे विश्वास करती है। हम लोग भी आपसे आग्रह करते हैं और अनुरोध करते हैं कि आप घर घर तक इस अपील को पहुंचाएं कि सरकार डर गई है, इसीलिए समाज सेवियों को कंटेस्ट नहीं करने दे रही है। उनको पता है कि इनके जो मंत्री थे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वो लोग हार जाएंगे। एक छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से सीएम डरी हुई है। आतिशी के एरिया से हमारे जमील भाई, जिन्होंने बड़ी मेहनत करके लोगों के साथ में एक बहुत अच्छा माहौल बनाया हुआ था और लोग इनको जिता के लाना चाहते थे। आतिशी जी नहीं चाहती कि कोई माइनॉरिटी का आदमी वहाँ पर सेवा करने आए। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि बहुत जल्द ये माहौल बदलने वाला है। ये इनकलाब की घड़ी है, ये बदलाव की घड़ी होंगे जो अब साकार, हर एक ख्वाब की घड़ी। तो ये घड़ी रुकने वाली नहीं है, ये चुनाव रुकने वाले नहीं हैं। हम लोग और हमारे कार्यकर्ता आपको हर रास्ते पे खड़े मिलेंगे। हम लोग भी देखना चाहते हैं भ्रष्टाचारी लोग जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए आए थे, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वो कैसे इस बार विधानसभा में पहुंचते हैं। सर जमील जी बताएंगे कुछ कि इनके साथ क्या हुआ था? जी जमील जी, मेरे साथ तो ये हुआ जी। कितने बजे आप अंदर गए? मैं 2:10 पे मेरी पर्ची कट गई। 10,000 रुपये जो पैसे जमा होते हैं, 10,000 रुपये मैंने जमा करा दिया। मेरे तो डॉक्यूमेंट्स देखे ही नहीं गए, मेरे डॉक्यूमेंट मेरे पास। लेकिन मैं अभी 7 बजे तक रहा अंदर। अभी आप बाहर बैठिए, अभी वेट करिए, अभी देखते हैं, अभी करते हैं, लेकिन मेरा कुछ नहीं हुआ। मेरे तो डॉक्यूमेंट इलेक्शन कमीशन ने देखा ही नहीं, ऐसे ही बोल दिया कि जी नहीं आपके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हुए। 7 लोगों को नॉमिनेशन करने से रोका गया अलग अलग तरीके से। बाकी 2 लोगों का स्क्रूटनी में था हमारा, वो हो गया है क्लियर। अभी हम लोग 7 लोगों के लिए भी लड़ाई, हम लोग रिट पिटीशन डालेंगे जैसा वकील साहब ने बोला है। हम ये लड़ाई को रोकने वाले नहीं हैं। सर जी एनडीए के 2 घटक दलों को बीजेपी ने समझौते भी किए हैं, क्या आपने इस समझौते के तहत कोई सीट मांगी थी? नहीं, देखिए हम अलग लड़ना चाहते थे, कारण है उसका। हमें एक सीट से हम अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट नहीं कर सकते। हमारे कार्यकर्ताओं ने जितनी मेहनत की है वो मेहनत वो गली गली नज़र आ रही है। अब उनको अगर हम 2 सीट पे रोक देते तो जो जनता की सेवा करना चाहते हैं, हम लोग सत्ता में नहीं, हम लोग व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं। व्यवस्था में परिवर्तन के लिए हमें उस सोच के लोगों को आगे लेके आना बहुत ज़रूरी है। 2 सीट में कहीं ना कहीं वो कार्यकर्ता जो जनता की सेवा करना चाहता है वो पिस के रह जाता है। जी इन सब चीजों से क्या आम आदमी पार्टी चाहती है कि मैं अपने दिग्गजों को बचा पाऊँ कम से कम?
बहुत मुश्किल है, क्योंकि जनता समझ चुकी है। जिस जनता ने वोट दिया, उन्होंने अपने हिस्से की ईमानदारी पूरी ईमानदारी से निभाई, लेकिन यहाँ के मंत्रियों ने एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री देने का काम किया। पार्टी का प्रमुख मुद्दा क्या रहेगा? हमारा प्रमुख मुद्दा है शिक्षा फ्री होनी चाहिए, चिकित्सा फ्री होनी चाहिए, रोजगार हर नौजवान के हाथ में होना चाहिए। वीरेंद्र जी, मेरा सवाल यह है कि 7 कैंडिडेट के जो साजिशन आपकी कहने की वजह से साजिशन उनके पर्चे रद्द हुए हैं, क्या सारे लोगों को पार्टी ने ये निर्देश नहीं दिया कि आखिरी दिन का इंतजार न करें, पहले दाखिल करें? ये चूक हुई है? नहीं, ये चूक नहीं है। जो डेट मिली है वो डेट के बाद तो कोई नहीं गया ना। डेट जब मिलती है तो आखिरी हो या पहली हो, जब जिसके पेपर कंप्लीट होंगे या जब जिसको सहूलियत होगी तब वो जा सकता है। जब इन्होंने नियम बना दिया कि 3 बजे के बाद अंदर नहीं आएगा कोई, तो ताला लगा दिया, तो जो लोग अंदर आ गए उनका पर्चा तो ले सकते हैं। उनको तो आप स्क्रूटनी का 1 दिन देने का मतलब क्या है कि अगर कोई कमी है तो उसको अगले दिन वो कंप्लीट कर ले। आप पर्चा ले लिया, फीस कटवा ली, उसके बाद आप फाइल जमा नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि आपकी नीयत में खोट है कि अगर अग्रवाल जी ने नई दिल्ली से पर्चा भर दिया तो केजरीवाल साहब हार जाएंगे। इसी के लिए वहाँ का प्रशासन उस पर काम कर रहा था। एनडीए की सभी धड़ों के ये एक सामूहिक पीड़ा है। लोग आपके साथ इस लड़ाई में खड़े होंगे, और भी लोग। हमारे साथ दिल्ली की जनता खड़ी है, हमारे साथ दिल्ली का बुद्धिजीवी खड़ा है, हमारे साथ दिल्ली का नौजवान खड़ा है। सभी को बड़ा दुख हुआ है। साथ में जिन कैंडिडेटों के पर्चे कैंसिल हुए हैं उनका पूरा समाज हमारे साथ खड़ा है। उनकी पूरी विधानसभा उनके साथ खड़ी है कि हम लोग, अगर आप बोलेंगे तो हम लोग यहाँ पर बहिष्कार करेंगे। हमने ये तो बोला है कि बहिष्कार ना करें चुनाव का, क्योंकि चुनाव आपका पर्व है आपके सरकार को बनाने का, और सरकार जनता की होनी चाहिए। लेकिन पिछले 10 साल में ये जनता की सरकार नहीं है, और हम लोग कहते हैं बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। जनता का शासन जनता के द्वारा, जनता के लिए। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल का शासन था, जो भ्रष्टाचार में उनके मंत्री लिप्त होकर जेल में गए और बेल पे बेशर्म लोग वोट मांगने जा रहे हैं, तो इनको जेल में जाना चाहिए। मैं तो सुप्रीम कोर्ट से भी इल्तिजा करूंगा कि इनकी बेल भी रद्द की जाए, क्योंकि इनको झूठ बोलने के लिए आपने खुला छोड़ दिया है। तो गेंद अब चुनाव आयोग के खाते में है। लड़ाई किस तरह शुरू होगी न्याय की? न्याय की लड़ाई देखिए, हम अपने न्यायालय पे विश्वास करते हैं और उनके न्याय पे विश्वास करते हैं। जब कोई आदमी कहीं पे अपने आप को ठगा हुआ, लुटा हुआ महसूस करता है, तो वो सामने वाले से, उस ताकतवर, जुल्मी, शैतान, सबल इंसान से यही कहता है कि आई विल सी यू इन द कोर्ट। हम लोग भी वही कह रहे हैं कि हम इनको कोर्ट में देखेंगे, इस चीज़ को चैलेंज करेंगे, और बहुत जल्द हम लोग आपके माध्यम से भी ये गुहार लगाते हैं इलेक्शन कमीशन से कि वो इस पर संज्ञान लें, ताकि आखिरी सवाल, सत्ता परिवर्तन निश्चित है? हाँ, सत्ता के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन भी निश्चित है, क्योंकि अभी तक हमें शीला मौसी की सरकार अच्छी नहीं लगी तो हम अरविंद केजरीवाल को ले आए, लेकिन इसके बाद हम लोगों ने देखा कि सरकारें बदलने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर सरकार के साथ साथ सिस्टम बदलने की ज़रूरत है, तो सत्ता के साथ साथ व्यवस्था बदलने की ज़रूरत है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। 1,77,00,000 वोटर्स के लिए कोई संदेश? 1,77,00,000 लोगों से वोट के लिए एक ही संदेश है कि जब आप वोट डालने जाएं तो कृपया ये ज़रूर पीछे मुड़ के देखें कि पिछली सरकारें, जितनी भी सरकारों को आपने वोट किया, क्या चिकित्सा में बदलाव आया? क्या एक बेड पे 4 मरीज पहले थे, क्या अब कम हुए? जिन्होंने भी शासन किया, क्या वेंटिलेटर पे लगा के प्राइवेट हॉस्पिटलों में या चिकित्सा के नाम पे वो जो लूट थी, क्या वो बंद हुई? क्या इन सरकारों को नहीं पता, जो सीएम है उसको ये नहीं पता
कि जितने भी बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनके एक रूम का किराया 15,000 से लेके 50,000 है। एक 5 स्टार होटल का किराया कि रूम का भी किराया इतना नहीं होता जितना हॉस्पिटल के रूम का किराया है। क्या ये लूट आदमी के हाथों आदमी की लूट में शामिल उस स्टेट की गवर्नमेंट नहीं है? तो ऐसी गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंकने के लिए आपको 5 तारीख को बटन दबाना है। घड़ी का बटन दबा के आप अपने गुस्से को जाहिर करें, आप अपनी सरकार को चुनें और बदलाव को लेके आएं, क्योंकि आंदोलन, लहर, क्रांति, परिवर्तन, बदलाव, संघर्ष और इंकलाब, इनकी कोई डेट फिक्स नहीं है। जिस दिन आप चाहेंगे उस दिन आंदोलन होगा, जिस दिन आप चाहेंगे उस दिन क्रांति होगी, जिस दिन आप चाहेंगे उस दिन बदलाव होगा, जिस दिन आप चाहेंगे उस दिन संघर्ष होगा और जिस दिन आप चाहेंगे उस दिन इंकलाब आएगा। इसके बाद एनसीपी के तेज तर्रार उम्मीदवार कमर अहमद से भी बाइट की। पानी, बिजली, सड़क, परिवहन, शिक्षा, सारी ही समस्याएं भरी हुई जनाब, मैं यही कहना चाहता हूँ, क्या वहाँ का जो लोग हैं, वहाँ के रहने वाले, चाहे हिंदू, मुस्लिम, बिहार के हों या उत्तर प्रदेश के हों या तमाम स्टेटों के लोग वहाँ रहते हैं, क्या वो सिर्फ़ और सिर्फ चुनाव को इस नज़र से ही देखते हैं कि 20 साल तक लगातार आप पानी, बिजली, रोड, कब्रिस्तान, स्कूल, हॉस्पिटल, जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो वहाँ संगम विहार के लिए नहीं मिल पा रही, आप उन्हीं पे लगातार आप वोट करते चले जाओगे? आप उन जनप्रतिनिधियों से चुनने के बाद क्या सवाल करने की आपके अंदर क्षमता नहीं है कि आपने 11 साल दिनेश मोहनिया को दिए? उन 11 साल में एक भी काम दिनेश मोहनिया ने, एक ही सिंगल काम, पूरी विधानसभा में चैलेंज कर रहा हूँ, 11,000 रुपये का इनाम दूंगा मैं, 11,000 रुपये का उस व्यक्ति को इनाम दूंगा मैं जो ये बता दे संगम विहार की जो बुनियादी समस्याएं हैं उस पर 11 साल के अंदर दिनेश मोहनिया ने काम करके दिखाया। सत्तारूढ़ पार्टी को चुनौती दे रहे हैं। मैं चुनौती मैं बैठूंगा, अगर आप बैठा लें मुझे 1,000 लोगों के बीच में बैठा ले, मैं उस आदमी को एक काम गिना दे, वो जो मैं काम गिना रहा हूँ जो वाकई ज़रूरत है संगम विहार की, उस पर एक भी संगम विहार में उसने काम किया हो तो बता दें आप मुझे। दूसरी बात सर, मैं आपसे एक बात सवाल ये कर रहा हूँ, आप पत्रकारिता में हैं, मैं भी पत्रकारिता में रहा हूँ, क्या जो बुनियादी समस्याएं जिनको कि हम विधायक बना करके चुनते हैं, किस बेस पे, किस लिए विधायक बनाया जाता है? काउंसलर किस लिए चुना जाता है? या विधायक की जो जीतने के बाद में क्या जिम्मेदारियां होती हैं, लोगों को क्यों नहीं मालूम है इस बारे में? तो क्षेत्र की जनता को चाहिए ना कि कम से कम, फिर अगर विकास नहीं कर रहे हैं, दिनेश मोहनिया खुलेआम कहता है कि अगर मैंने काम नहीं किया तो मुझे मत दो वोट। बिल्कुल जनता को ये समझना चाहिए कि जिस आदमी ने क्षेत्र के अंदर आपके कब्रिस्तान के लिए काम नहीं करा, आपके शमशान के लिए काम नहीं करा, आपके बच्चियां जो 12वीं क्लास तक की बच्चियां जो कि स्कूल नहीं दे पाया, जो आदमी, जो बच्चियां बसों पे, ऑटो पे लटक करके, तुम्हारे बच्चे वो तुगलकाबाद एक्सटेंशन या फिर अम्बेडकर नगर जा रहे हैं पढ़ने, थोड़ी सी तो सेंसिटिविटी होनी चाहिए। पेज पर ज़मीन पड़ी हुई है, इधर आप रतिया मार्ग पे आप जाएं, वहाँ ज़मीन पड़ी हुई है, स्कूल बन सकता था। अब आप बताइए, एक प्रेग्नेंट महिला, रोड का रास्ता नहीं है, निकलने में जाम जो वहाँ पे लगता है, 2-2 घंटे आदमी फंस जाता है। एक प्रेग्नेंट महिला को जब डिलीवरी के लिए उसको ज़रूरत होती है एकदम इमरजेंसी की, ऐसी कंडीशन में क्या वो घर से संगम विहार से निकल कर रतिया मार्ग से या किसी हॉस्पिटल में जा सकती है? बहुत ज्वलंत सवाल। उन्होंने आज तक ये नहीं महसूस किया, संगम विहार की महिलाएं जो बच्चियां हैं, जो प्रेग्नेंट हैं, उनको निकल करके वहाँ हॉस्पिटलों में जाना पड़ता है प्रेग्नेंट महिला को डिलीवरी के लिए। क्या एक हॉस्पिटल नहीं जा सकता था वहाँ पे? उसके अलावा सर आप बताइए मुझे, वहाँ पर पानी की किल्लत, लगातार टैंकर माफिया काम कर रहे हैं, सब जानते हैं, आरोप खूब लगे, और खूब आरोप लगाने के बाद क्या जनता इतना नहीं समझ रही आरोप लगाने से काम हो गया क्या? आपका वोट देने का समय है, आप उस टैंकर माफिया को ख़त्म कर सकते हो। टैंकर माफियाओं को ख़त्म करके, पानी आपका अधिकार है यार, पानी आपको चाहिए, पानी आप विधायक का काम है देने का, नहीं दिया तो आप उसको निगलेक्ट करो ना, आप उसको जवाब दो वोट के ताल्लुक से। वोट आप उसको बिल्कुल हरी, मतलब एक तरह से दिखाओ कि उसकी हैसियत क्या है, उसने काम नहीं किया हमारे लिए। जल बोर्ड तो उन्हीं के हाथ में, जल बोर्ड उनके हाथ में था, जल बोर्ड उसके हाथ में होने के बावजूद संगम विहार तुगलकाबाद गांव के कब्रिस्तान में पानी भरा, कब्रिस्तान के अंदर कब्रों से कफन पानी के अंदर तैरते रहे, उस गंदे पानी, सीवर के पानी में तैरते रहे कफन, लेकिन उसके बावजूद जल बोर्ड की इतनी बड़ी ताकत लेके बैठा हुआ आदमी शिकायत करने के बावजूद अगर कब्रिस्तान नहीं गया तो क्या आप उसकी सोच मानते हो? एक नंबर का निकम्मा विधायक है वो, उसको वोट देना कहीं ना कहीं आप अपने वोट को और अपनी उस संगम विहार की व्यवस्था को फिर से गड्ढे में डालने जा रहे हो। आखिरी सवाल,
संगम विहार सीट के बारे में कहा जाता है कि मुस्लिम बाहुल्य सीट है जी और मुस्लिम वोटर ही फैसला करते हैं कि किसको सत्ता में आना है किसको नहीं। जी दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन 1993 से ऐसा ही चल रहा है। जी इसके बावजूद कब्रिस्तान की कमी, हॉस्पिटल की कमी, सड़क की कमी, बिल्कुल। मुसलमानों के लिए तमाम चीजें हैं, जी। इसके बावजूद क्यों बार बार उसी आदमी को। सर आपने बहुत ही ज़बरदस्त सवाल किया है। मुस्लिम पॉपुलेशन वहाँ पर लगभग जो है बताते हैं 50 से 55 हज़ार वोट है। 50-55 हज़ार वोट, इतनी बड़ी ताकत होने के बावजूद आपके कब्रिस्तान को 10 रुपए का टैक्स लगाया गया, मुर्दा टैक्स। उस 10 रुपए के टैक्स को उन्होंने लगाया उन लोगों के ऊपर जो मैयत के साथ लोग जा रहे हैं। मैयत के साथ दफनाने के लिए जो लोग जा रहे हो 10 रुपए दें वहाँ पे, ये शर्म की बात है इस हिंदुस्तान में, आज़ाद हिंदुस्तान में। आप मैयतों के साथ जाने वालों से टैक्स ले रहे हो। शमशान की समस्या, शमशान आज तक वहाँ पर आपने एक वहाँ पे शमशान जिनका है उन्होंने बनाया थोड़ा सा कुछ चबूतरा वगैरह, उसको फ़ौरन तुड़वा दिया गया। आपने क्यों नहीं रोका भाई जाके? आप विधायक किस काम के हो? पानी आप नहीं दे सकते, स्कूल आप नहीं दे सकते, बिजली आप वहाँ रोड नहीं दे सकते, आप सीवर का समाधान नहीं निकाल सकते, रोड का चौड़ा नहीं कर सकते, आप हॉस्पिटल नहीं दे सकते। आपने सिर्फ विधायकी इसलिए पाई है कि टैंकर माफियाओं को आप जन्म दोगे। माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ संगम विहार के लोगों से कि इस 500 हज़ार के लालच को छोड़ करके ज़मीनी मुद्दे जो हैं आप उनको एक बार हल करने के लिए वोट कर दें। मैं कमर अहमद, एनसीपी से मैं कैंडिडेट हूँ, घड़ी मेरा निशान है। मैं इंशाल्लाह वादा कर रहा हूँ कि किसी भी हालत में वहाँ की समस्याएं हैं, हर हालत में उसका समाधान निकाल के मारूंगा।